नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि साथियों हमने कल बात की थी पॉलिटी साइंस के परिचय के बारे में और उसके बाद में हमने संविधान पढ़ा था। तो आज उसी क्लास को आज यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम आज पढ़ेंगे जो पॉलिटी साइंस में, जैसे मैंने बताया था कि जो संविधान है, तो संविधान से पहले कुछ एक्ट लाए गए थे भारत में, उन्हीं एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेटरी एक्ट। ये रेगुलेटरी एक्ट 1773 में लाया गया था। इसे हम नियामक कानून के नाम से भी जानते हैं। जो संवैधानिक विकास का चरण है वो ई रेगुलेटरी एक्ट से स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे तो मैं आपको बता दूं, रेगुलेटरी एक्ट जो 1773 में लाया गया था और इसे नियामक कानून के नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में बात करूँ तो इसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी एक्ट लाया जाता है तो उसका कुछ उद्देश्य तो होता है। तो हम जानेंगे कि जो उद्देश्य क्या था, तो उसी के बारे में। इसका उद्देश्य था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की, जैसे कि आपको पता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की हमने पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बंगाल में हो चुकी थी, तो जिसे शॉर्ट में ईआईसी लिख रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो शासन में आके कुछ कर्मचारी अपने फायदे का देखने लग गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो उन कर्मचारियों को उन्होंने एक तरह से उसमें कुशासन पैदा कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक तरह से भ्रष्टाचार। उसी भ्रष्टाचार को जानने और उसी को समाप्त करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि में व्याप्त ईस्ट इंडिया पेन ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त कुशासन कुशासन और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, मतलब इस रेगुलेटरी एक्ट का लाने का उद्देश्य यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एक तरह से कुशासन और भ्रष्टाचार फैल चुका था, उसी को समाप्त करना इसका था। तो अब हम जानेंगे कि भाई ये तो ठीक है कि रेगुलेटरी एक्ट लाया गया, लेकिन इस रेगुलेटरी एक्ट को मतलब संविधान, जैसे संविधान के चरण में क्यों जोड़ा गया, कि वे संविधानिक विकास के चरण में इसको शामिल किया गया। तो ये संविधानिक महत्व क्या था इसका, तो इसी के बारे में जानते कि आखिर में इसका संवैधानिक महत्व क्या था। जैसे हम जाने संवैधानिक महत्व, तो संवैधानिक महत्व हम जानते हैं कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एक्ट लाया था, तो इस एक्ट का संवैधानिक महत्व क्या हो सकता है। तो इसने इसने सबसे पहला काम किया कि जो ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इस एक्ट का रहा कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कार्य थे उनको नियमित किया और नियंत्रित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया। और उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कार्यों को उसने वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य के रूप में भी मान्यता मिल गई। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे, उन सबको इसने राजनीतिक मान्यता प्रदान कर दी थी। तो दोस्तों मैं लिखा इस रहा हूँ कि अगर कोई नोट्स बना रहा हो, लिखना चाहता हो तो वो लिख सकता है, बाकी आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। बाकी मैं आपके सामने यहाँ पे लिखवा भी रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि एक इसका काम रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी का एक संवैधानिक महत्व और था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो केंद्रीय शासन की नींव डाली गई थी, वो भी इसी रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा डाली गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में केंद्रीय शासन की नींव, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कार्यपालिका, जो भी विधायी शक्तियाँ थी, उनको मतलब मद्रास बम्बई से हटाकर अब उनको सिर्फ बंगाल के अंडर में कर दिया गया था। तो वो बंगाल के अंडर में जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, उन्हीं के अधीन थे। इस प्रकार एक केंद्रीय शासन व्यवस्था की नींव यहाँ पर डाली गई। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संवैधानिक महत्व क्या कार्य है। तो वो रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संवैधानिक महत्व रहे थे कि रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो भी संवैधानिक महत्व रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित किया गया।
और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। उनका अलग अलग डिफाइन किया कि कौन से कार्य उनके राजनीतिक और कौन से मतलब उनके वाणिज्यिक कार्य, उन सभी को एक मान्यता दे दी गई कि भाई अब वो अपने कार्य अच्छे से कर सकते हैं। और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के केंद्रीय शासन की नींव भी डाली गई। केंद्रीय शासन की जो नींव थी वो इसी के तहत डाली गई, ताकि मद्रास और जो बम्बई में जो भी विधायकी शक्तियाँ थी वो सभी अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई थी। अब हम आगे जानते हैं कि इसके और क्या इसकी विशेषता क्या रही, तो हम उन्हीं के बारे में अब आगे जानते हैं कि आखिर में इसकी विशेषता क्या रही। अब मैं बता दूं, जो रेगुलेटरी एक्ट 1773 जिसे नियामक कानून के रूप में जाना जाता है, उसकी आखिर विशेषता क्या कह रहे हैं, तो उसी विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषता रही थी कि इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, कर्मचारी थे, उनको इसने प्रतिबंध लगा दिया कि वो किसी भारत से मतलब भारत से किसी भी प्रकार का उपहार नहीं लेंगे। मतलब भारत से किसी भी प्रकार का उपहार नहीं लेंगे। मतलब क्या कि उनको ऐसा डर था कि ये जो भ्रष्टाचार कर्मचारी फैला रहे, तो शायद हो सकता है कि किसी लोग प्रवलोचन में फैला रहे हो, तो इसीलिए उन्होंने भारत से किसी भी प्रकार का उपहार लेने से मना कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को। साथ ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनको उन्होंने चेतावनी दे दी थी कि जो भी व्यापार वो कर रहे हैं, तो वो किसी भी प्रकार का अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे, सिर्फ कंपनी के अधीन रहते हुए व्यापार करेंगे। मतलब किसी प्रकार का वो निजी व्यापार नहीं कर सकते। तो ये दो चेतावनियां उनको दे दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब हम बता दें कि जो इस रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था, जैसे हमने पढ़ा था, जो बंगाल का गवर्नर था, तो इस बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर गवर्नर जनरल पद कर दिया गया। इस बंगाल के गवर्नर के पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। और जो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेरेन हेस्टिंग को बनाया गया। और उसके बाद में जैसा कि इसके बंगाल के गवर्नर जनरल को यहाँ पे कर दिया गया। उसके बाद में 1772 में, तो 1772 में जो एक था कि इसी के तहत जो इससे पहले एक जिला कलेक्टर का पद था, तो जो 1772 में जिला कलेक्टर का एक पद भी यहाँ पे सृजित किया गया था। एक नोट लगा के एक बात लिख लीजिए, जो इससे पहले की बात है। और उसके बाद में हम बात करते हैं 1774। तो 1774 में क्या हुआ कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जो बिहार, ओडिशा और बंगाल को भी इस सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया गया था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था, इसका एक मुख्य न्यायाधीश जो पहला मुख्य न्यायाधीश था वो था, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश था इसका एलिज इम्पे। उसका नाम था एलिज इम्पे, जो इसका फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश था। तो हमने जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे जाना कि इसकी जो विशेषता क्या रही, रेगुलेटरी एक्ट 1773 की जो विशेषता रही, जिसे नियामक कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी सबसे पहली विशेषता रही थी दोस्तों, EIC जो भारत मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, मतलब उसके जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों को जो भारत में किसी भी प्रकार का वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, वो पर्सनली खुद व्यापार नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ कंपनी से जुड़कर ही अपना व्यापार कर सकते थे। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको एक तरह से चेतावनी दी गई, उनको मना किया गया कि वो भारत से किसी भी प्रकार का उपहार नहीं लेंगे, क्योंकि जो इसका उद्देश्य था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार फैल रखा है, कुशासन फैल रखा, उसी को रोकना था। तो शायद हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है उन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा था, तो इसलिए 2 प्रतिबंध उन पर लगाए गए।
उसके बाद में इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर था, उसके जो पद था उसको गवर्नर जनरल नाम दिया गया, और जो पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, ये हमेशा पूछा जाता है, तो ये एक आप नोट करके इसको अलग से मोस्ट करके लिख सकते हो। उसके बाद में मैं एक चीज़ यहाँ पे जो हम रेगुलेटरी एक्ट के तहत नहीं थी, लेकिन जिला कलेक्टर का जो पद था जो 1772 में ही एक सर्जित कर दिया गया था, ये भी एक एक्स्ट्रा यहाँ पे नॉलेज आप ले सकते हो। और उसके बाद मैं बता दूँ 1774 में जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसके अंडर में बिहार, उड़ीसा और बंगाल को इसके अधीन रखा गया था। और जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी उसका जो मुख्य तो ये जो विशेषता है, तो इसके दिन पड़े जो संवैधानिक महत्व क्या रह सकते हैं वो हमने यहाँ पे जाना, और साथ में इसकी विशेषता है। तो इस प्रकार रेगुलेटरी एक्ट के बाद में जो अन्य आगे एक और एक्ट आया उसी के बारे में हम जानते हैं। इसमें जैसे मान लो कुछ कमियां रह गई थी, इन्हीं को सुधार करने के लिए आगे एक एक्ट बनाया गया। अब आगे उसी एक्ट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट था उसमें कुछ सुधार, मतलब उसमें कुछ सुधार करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। ये 1784 में 1748 में ये एक्ट लाया गया, और इसे क्योंकि इसने सुधार करने के लिए किया था तो ये इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कह देते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ इसे सेटलमेंट भी कह देते हैं। इस एक्ट का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य वही था जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, कि जो 1773 का एक्ट था इसके जो भी दोष रहे थे, जो भी कमियां रही थी, उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। 1773 के एक्ट के दोषों को, मतलब दोषों में सुधार करने के लिए, ऐसे लिख सकते हैं हम, दोषों में सुधार करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, इसलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इस एक्ट में क्या किया गया है कि जो इस एक्ट में किया गया, इस एक्ट में क्या विशेषता रही इसकी, तो इस एक्ट की विशेषताएं जानते हैं कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसको एक बार EI से लिख देता हूँ शॉर्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधीन आ रहे थे भारत के भूभाग, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में थे जो भी भारत के भूभाग, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ रहे थे भारत के भूभाग, जिन पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो चुका था भारत के जिन भूभागों पे, उन भूभागों को ब्रिटिश इंडिया का नाम दिया गया। ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत का नाम दिया गया। और दूसरा जो राजनीतिक, जैसे कि हमने 1700 जाना कि 1773 का जो एक्ट था उसमें क्या हुआ कि जो राजनीतिक और जो वाणिज्यिक कार्य थे उनको उस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनमें मान्यता दे दी गई थी उस एक्ट के द्वारा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य थे, वाणिज्यिक एंड राजनीतिक कार्य, उनको क्या किया कि अलग अलग कर दिया गया। मतलब जो भी राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन सभी को इस एक्ट के तहत अलग अलग कर दिया। तो ये एक छोटा सा एक्ट था, इसकी दो बातें हमको ध्यान रखनी है। इसका उद्देश्य पहला था कि इसका जो 1773 के एक्ट थे उनके दोषों को सुधार करना था, और दूसरा इसके दो काम किए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधीन थे भारत के भूभाग, उन सभी भूभागों को एक ब्रिटिश इंडिया और या ब्रिटिश भारत का नाम दे दिया गया। साथ ही वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। अब हम जानते हैं कि इसके बाद में एक एक्ट आता है 1733, ये 1784 का हो गया, तो 1833 का एक एक्ट आता है जिसे चार्टर अधिनियम कहते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि साथियों हमने कल बात की थी पॉलिटिकल साइंस के परिचय के बारे में, और उसके बाद में हमने संविधान पढ़ा था। तो अब बात करते हैं जो अगला आता है चार्टर अधिनियम
1833। इसका इसके कोई बड़ा एक नहीं था या चार्टर नहीं था, सिर्फ इसमें एक बात की गई थी, वो थी कि जो बंगाल, जैसे हमने जाना था कि पहले बंगाल में गवर्नर का पद सृजित किया गया था, उसके बाद में 1773 के एक्ट के तहत जो बंगाल में गवर्नर का पद था उसको गवर्नर जनरल का पद बना के दिया गया था। अब इसके तहत क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था, गवर्नर जनरल जो जी उसका पद था, उसको क्या किया गया, इस पद को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड वेटिंग, लॉर्ड विलियम वेटिंग, लॉर्ड वेटिंग बोल सकते हैं, लॉर्ड विलियम वेटिंग पूरा इसका नाम है, जो उसको यहाँ पे उसको लॉर्ड विलियम वेटिंग को यहाँ का जो गवर्नर जनरल दिया गया था, जिसे भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बोलते हैं। जैसे हमें इस गवर्नर जनरल को लेकर कुछ क्वेश्चनों को रहता है, तो हम उन क्वेश्चनों के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैं बता दूं, बंगाल का जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिंग था। तो अब हम आगे जानते हैं कि इसके बाद में एक और चार्टर अधिनियम लाया गया था, और वो अधिनियम था 1853 का चार्टर अधिनियम। अब वो अधिनियम था 1853 का चार्टर अधिनियम। अब हम बात करें तो इस अधिनियम की एक विशेषता ये थी कि ये अधिनियम था ना, जैसे कि अभी तक जो संवैधानिक जो विकास थे, जो संवैधानिक सुधार थे, उन्हीं को सुधार करने के लिए अधिनियम लाए जा रहे थे, तो ये भी अधिनियम उन्हीं में से एक था। लेकिन इसका खास बात ये थी कि जो संवैधानिक सुधारों के लिए, संवैधानिक सुधारों के लिए एक ये आखिरी अधिनियम था, ये एक अंतिम अधिनियम था संवैधानिक सुधारों के लिए, अंतिम अधिनियम, ये अंतिम अधिनियम था जो संवैधानिक सुधारों के लिए था। तो इस अधिनियम की बात करें तो जो सिविल सर्विस सेवाएं होती है, जो सिविल परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं को एक खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं के रूप में आयोजित करा के मतलब भर्ती की गई। जो भी सिविल सेवाओं की भर्ती होती थी वो एक खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा की गई, मतलब खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक अधिनियम काम का रहा। उसके बाद में बात करें तो मैं बात बता दूं कि जो ये 1853 का अधिनियम था, उसी के तहत 1854 में एक लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। इस समिति का उद्देश्य भी यही था, जो सिविल परीक्षाएं थी या सिविल सेवा से संबंधित और उच्च, इसी में तो इस द्वारा की जो उच्च शिक्षा में उस शिक्षा से संबंधित समिति कौन सी थी, तो वो लॉर्ड मैकाले समिति थी। तो हम जैसा कि हमने जाना कि 1853 का चार्टर एक्ट आ गया, जो एक लास्ट एक्ट था। तो अब बात करते हैं जो अगला आता है चार्टर अधिनियम। तो अब हम बात करते हैं जैसा कि चार्टर अधिनियम 1853 जो संवैधानिक सुधारों के लिए लास्ट अधिनियम था। अब जो भी अधिनियम आएगा जो भारत शासन अधिनियम रहेंगे, क्योंकि जो संवैधानिक सुधारों के लिए अधिनियम था ये लास्ट अधिनियम था। तो उसके बाद में हम भारत शासन अधिनियमों की बात करेंगे। जैसा कि अब भारत शासन अधिनियम जो 1858 का अधिनियम था, जो 1857 की क्रांति के बाद में आया था, उसी के बारे में बात करते हैं कि इस अधिनियम की क्या विशेषता रही। तो जैसा कि मैं बता दूं कि जो भारत शासन अधिनियम 1858, इस अधिनियम को मैं बता दूं कि इस अधिनियम को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है, जैसे मैं बता दूं कि इसे विक्टोरियाई, क्योंकि रानी विक्टोरिया ने इसकी घोषणा की थी, तो इसे विक्टोरियाई घोषणा के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसकी घोषणा इलाहाबाद में की गई थी, तो इसे इलाहाबाद घोषणा भी कहते हैं। तो मैं जैसे कि भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम को दो नामों से जाना जाता है, रानी विक्टोरियाई या फिर विक्टोरियाई घोषणा और इलाहाबाद घोषणा। तो इस अधिनियम के क्या कार्य रहे, क्या रहे, इसी के बारे में जानते हैं। इस अधिनियम से पहला काम ये रहा कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन स्थापित था, जो 1757 की प्लासी के युद्ध से वो जो अभी तक चला आ रहा था, उस
शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उस शासन को यहाँ पे अब समाप्त कर दिया गया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो पूरी तरह समाप्त हो चुका था, और जो रानी विक्टोरिया मतलब ब्रिटिश ताज का शासन यहाँ पे भारत में अब स्थापित हो चुका था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज के शासन को स्थापित यहाँ पे कर दिया गया था। अब यह शासन यहाँ पे शुरू हो चुका था। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यह रही कि जो गवर्नर जनरल का, जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था, जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था, इस पद को नाम बदलकर, इस नाम को बदलकर अब इसको वायसराय नाम दे दिया गया, वायसराय। और जो भारत का पहला वायसराय बनाया गया था वो लॉर्ड कैनिंग को एक सबसे दयालु वायसराय भी बोला जाता है, क्योंकि जो भी जितने भी इंग्लैंड के जितने भी वायसराय हुए थे, जो भी उन सभी में जो सबसे दयालु वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए सबसे दयालु वायसराय भी से कहा जाता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो भी कार्य किए गए, आप देख सकते हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज का शासन यहाँ पे शुरू कर दिया गया था। और अब बात करें तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि 1858 के इस एक्ट के तहत ही भारत में एक भारत सचिव नाम से एक नए पद, भारत सचिव के नाम से एक नया पद यहाँ पे सर्जित किया गया। इस पद को सर्जित किया गया और इस पद पर बैठने वाले पहला सचिव, भारत सचिव था सर चार्ल्स वुड। उसका नाम था सर चार्ल्स वुड, जो भारत सचिव के पद पर बैठने वाला पहला भारत सचिव था और पहला व्यक्ति था। और इस भारत सचिव के जो मतलब पद की घोषणा की, इसकी एक तरह से इसकी हेल्प के लिए कुछ सदस्य तो होने चाहिए। तो इसी की सहायता के लिए एक 15 सदस्य ही भारत परिषद का गठन किया गया। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या गया रहा। तो पहला तो यह रहा कि इसके नाम की बात करें तो इसको अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे विक्टोरियाई घोषणा और इलाहाबाद घोषणा। और साथ में हम बात करें तो इसके तहत क्या रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और साथ में जो ब्रिटिश ताज का शासन था वो यहाँ पे शुरू हो गया था। और जो भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और उसके जो वायसराय के पद पर पहला वायसराय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को, जिसे सबसे दयालु वायसराय भी कहा जाता है। अब बात करें तो इसमें एक पद और किया गया, वो था भारत सचिव का पद। उस भारत सचिव के पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति था सर चार्ल्स वुड। और ये बात करें तो अगला कि इसकी सहायता के लिए जो भी 15 सदस्य एक भारत परिषद का भी यहाँ पे गठन किया गया, भारत परिषद। और साथ में एक बात बता दूं, जो वायसराय था ना, ये ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। ये ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि पद कौन सा था, मतलब जो यहाँ पे ब्रिटिश ताज का 1857 के एक्ट में, तो वो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, तो ये डायरेक्ट चुना जाता था, तो इसे प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कहा जाता था। तो ये वायसराय का पद था। इस प्रकार हम जान गए कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत क्या क्या रहा। अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद में एक अधिनियम और आया, भारत परिषद अधिनियम 1861। उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। अब हम आगे बात करें भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। अब हम बात करें तो भाई इस अधिनियम के तहत 1861 में ही घोषणा मतलब एक प्रावधान किया गया कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इन तीनों में
एक मतलब हाई कोर्ट की, इन तीनों में अलग अलग हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। जैसा कि हमने 1773 के एक्ट में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, तो वो दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट था और ये एक हाई कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के एक्ट में ही कर दी गई थी और यहाँ पे इन तीनों में हाई कोर्ट की के लिए प्रावधान किया गया, हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। इन्हीं को मध्य रखते हुए इन तीनों में 1862 में इन तीनों में हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी इन तीनों में। उसके बाद में जो चौथा हाई कोर्ट था वो 1866 में इलाहाबाद में 1866 में फोर्थ हाई कोर्ट 1866 में इलाहाबाद में उसकी घोषणा की गई थी। 1866 में इलाहाबाद में उसकी घोषणा की गई थी और वहाँ पर दी। इसके साथ ही मैं बता दूं इस एक्ट की एक विशेषता यह रही कि इसने वायसराय की जो भी वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारी जो भी वायसराय के कार्य करने में सहयोग करते थे उसे वायसराय की कार्यकारी परिषद कहा जाता था, मतलब उसके सहयोगी रहते थे। उसी परिषद को अब कार्यकारी परिषद को अब जो भी शक्तियाँ थी वह उसे प्रदान कर दी गई थी। कानून निर्माण करने तक की भी शक्ति उसको दे दी गई थी, मतलब इसको कानून निर्माण की शक्ति भी प्रदान कर दी गई थी। उसके बाद में हम बात करें तो इस वायसराय, अब बात करें अभी आप जो कि अभी के संविधान में हम पढ़ते हैं कि जो राष्ट्रपति राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो ये शक्ति भी देखो सबसे पहले हमें वायसराय को इस अधिनियम के तहत ही दी गई थी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मतलब इसी एक्ट के तहत ये दी गई थी। उसी समय जो वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, वायसराय थे उस समय भी लॉर्ड कैनिंग 1866 में भी, इन्होंने क्या किया कि जो विभागीय व्यवस्था थी, मतलब हर काम को अलग अलग विभाग में बांटने की जो व्यवस्था थी, जो इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी यहीं से। और इन्होंने जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था थी, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, उसकी भी स्थापना इन्होंने यहीं से की थी। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव भी यहीं से डाली गई। तो इसी एक्ट के तहत और कुछ देख सकते हो आप कि भारत परिषद अधिनियम 1861 कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इन तीनों में जो हाई कोर्ट बनाने का लिए प्रावधान किया गया और इसी के तहत 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई इन तीनों में। और चौथा हाई कोर्ट 1866 में इलाहाबाद में बनाया गया और इसमें जो वायसराय था उसकी कार्यकारी परिषद को कानून निर्माण करने की शक्ति दी गई और साथ में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दी गई। और लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय व्यवस्था और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी यहाँ पे लागू कर दी, उसकी भी नींव यहाँ पे डाल दी। उसके बाद में पढ़ते एक और अधिनियम, आज यहाँ पे एक छोटा सा अधिनियम है 2 लाइन का, फिर उसके बाद में हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। तो हम वो देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो भारत अधिनियम था, एक अधिनियम और था यहाँ पे, भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के बारे में जाने तो इस अधिनियम में जो संसदीय व्यवस्था थी उसकी शुरुआत यहाँ से की गई थी। तो इसीलिए एक व्यक्ति हुए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने कहा कि इस अधिनियम को इन्होंने कहा कि यह अधिनियम एक संसदीय व्यवस्था, इन्होंने इस अधिनियम को संसदीय व्यवस्था की नींव का पत्र कहा। साथ ही हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत ही एक कार्य और किया, वह था इम्पोर्टेंट था बजट पर बहस और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली चुनने का अधिकार भी इसी के तहत किया गया। और उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या था, हमने इसका उद्देश्य नहीं जाना तो उद्देश्य जान लेते। इसका उद्देश्य क्या था, मैं बता दूं कि जो विधान परिषदों में विस्तार करना और साथ ही और अधिक उनको शक्तिशाली बनाना इसका मेन उद्देश्य रहा था। तो इस प्रकार हमने जाना साथियों कि जो भी अधिनियम थे हमने पढ़ लिए। यहाँ पे कौन कौन से अधिनियम पढ़ लेते, एक बार रिवाइज कर लेते, देख लेते कि कौन कौन से अधिनियम थे। तो मैं बता दूं, हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे 1773 का एक्ट पढ़ लिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे 1784 का एक्ट पढ़ा,
उसके बाद में हमने यहाँ पे पढ़ा था 1833 का एक्ट, उसके बाद में हमने 1853, 1858 और उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा था 1861 और 1892। इतने एक्ट हमने यहाँ पे पढ़ लिए, 7 एक्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में हम आगे जो भी एक्ट बचेंगे उनको कल की क्लास में रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद में हमारे संवैधानिक जो एक विकास क्रम है ये यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम जो भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में जानने के करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमने यहाँ पे क्लास में पढ़ाया वो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको राजस्थान पुलिस से रिलेटेड सभी खबरें और सभी क्लासें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। धन्यवाद दोस्त।